brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजस्थान की राजनीति भी गजब ही चल रही है। बीजेपी अपने धार्मिक एजेंडे को धार देने में लगी हुई थी और कांग्रेस के जातिगत अटैक से बचाव में लगी हुई थी। अब देखिए, जाति और धर्म की राजनीति में कौन ज़्यादा बेहतर है, ये मैं क्या समझूं और आप क्या समझें, जो भोगे वो जाने। पर हमारे हिसाब से दोनों गलत है। मानवता की राजनीति होनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मुसलमान वक्फ बिल को पचा नहीं पा रहे हैं और हो सकता है कांग्रेस का नेता उस्मान जो है, जो जिला शहर का उपाध्यक्ष भी है कांग्रेस का, वो वक्फ बिल पर गुस्से में आकर अपनी कार से हिंदुओं को रौंदता हुआ निकल गया था। अब ये कांग्रेस के नेताओं के साथ की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ की तस्वीरों को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखता, क्योंकि देखिए ये राजीव अरोड़ा के साथ है, क्योंकि मेरे साथ भी कई लोगों की तस्वीरें आ जाती है। ये प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ है और ज्योति खंडेलवाल जो आज धरना दे रही थी वो निकालने के लिए चंद्रभान के साथ है। ये पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि इस तस्वीर में कुछ नौजवान लग रहे हैं, उस्मान, और ये प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ उस्मान की तस्वीरें हैं। ये इसी कार्यकाल की दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके पुराने कार्यकर्ता भी हैं। ये ब्रजकिशोर शर्मा के साथ ही कोरोना काल की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर इसलिए अहम है कि बीजेपी यहाँ से धर्म की राजनीति कर रही है। उन्हें लग रहा है कि वक्फ बिल पर नाराज उस्मान ने लव जिहाद की तरह हिट एंड रन जिहाद किया है। अब वहाँ पर एक वक्ता जो बोल रहा था वो यही कह रहा था, ये पुष्पेंद्र के साथ हैं ये उस्मान, एक वक्ता यही कह रहा था कि हिट एंड रन जिहाद है। अब देखिए, हो भी सकता है, मैं किसी के चेहरे के पीछे नहीं जानता हूं। ये आर तिवारी हैं जो शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ये शांति धारीवाल के साथ हैं उस्मान। एक एक नेताओं के साथ जो तस्वीरें हैं वो लोग साझा कर रहे हैं। ये शहर कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं कह सकूं कि उस्मान ने बिना जाने बुझे गाड़ी चढ़ाई है। ये कांग्रेस के गेटअप में है और यहीं से कांग्रेस बैकफुट पर रही। हादसे से ठीक पहले उस्मान ने लिखा था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हाजी उस्मान खान यानी हज करके भी आए हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया लिखने के बाद आप इतने बड़े हादसे को अंजाम दे रहे हो, तो फिर सवाल उठता है। अब कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब ये वीकेआई में काम करता था और शास्त्री नगर जाना था तो नाहरगढ़ रोड में क्यों घुसा? इतने संकरे रोड में तो फर्स्ट गियर में गाड़ियां चलती है, ये इतना तेज क्यों भगा रहा था? पर इन सारे सवालों का जवाब पुलिस देगी। फिलहाल बीजेपी पूरी तरह से इस एजेंडे पर काम कर रही है कि उस्मान ने कोई हादसा नहीं किया है, बल्कि एक आतंकी साजिश है, और इसे लेकर दिन भर आज बीजेपी के नेता प्रदर्शन करते रहे। अब देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। ये नाहरगढ़ रोड है जहां पर पेड़ के नीचे आज सुबह से हम बैठे हुए थे। आराम से लोग आ जा रहे हैं। 9:15 कोई ऐसा समय नहीं होता जहां पर कोई हादसा, जहां पर कोई सन्नाटा हो सड़क पर। लोग अमूमन 9:15 पर रात को अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं। पुराना शहर है। अब देखिए गाड़ी आती है और किस तरह से स्पीड से आती है और फिर ये रौंदते हुए चली जाती है, और रोकता नहीं है वो शख्स, वो रोकता नहीं है। और किस तरह से ये हादसा हुआ है, इस हादसे को देखने के बाद बीजेपी अपने एजेंडे पर कायम रह सकती है। अब पता लगेगा कि इसमें सच क्या था, मगर चूंकि उस्मान मुस्लिम था और मरने वाले तीनों हिंदू थे, इसलिए ये मसला
सियासी बन गया है। हालांकि देखिए, मैं अवधेश पारी के घर गया था, घर में विकलांग हैं, कोई कमाने वाला है नहीं, ममता कंवर और रविंद्र सिंह तो भाई बहन हैं। उस मौत ने उस गली को हिला कर रख दिया है, लोगों के साइक को झटका लगा है। इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो मानवता पर कलंक है, ये किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो। मगर जब ये वक्फ बिल से नाराज होकर उस्मान को हिंदुओं को रौंदने का आरोप लगा रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, तो वो जाति की राजनीति के काट में ऐसा कर रहे थे। इसलिए कि ज्ञानदेव आहूजा को आखिरकार मैं क्यों कर रहा हूं बताऊंगा, बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक राम मंदिर को, जो अयोध्या के राम मंदिर रामलला के मूर्ति की अनुकृति है, उस मंदिर को धो दिया था। क्योंकि कांग्रेसी गए थे और कांग्रेसियों के डेलीगेशन में दलित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी थे। और चूंकि दलित सम्मान की बात राजस्थान के सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बना दिया और हाथों हाथ दिल्ली ने लपक लिया। बैकफुट पर आई बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ज्ञानदेव आहूजा को निष्कासित कर दिया। अपने फायर ब्रांड हिंदू नेता ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है, इसलिए कि उन्होंने राम मंदिर को धोया था। क्योंकि कांग्रेसियों ने प्राण प्रतिष्ठा की थी, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट किया था, मगर उसमें एक दलित भी था और कांग्रेस दलित राजनीति को लेकर खेल गई और बीजेपी अपने धर्म के एजेंडे को जाति के एजेंडे में नहीं बांटना चाहती है और कांग्रेस इसी जाति के एजेंडे पर काम करना चाहती है, जातिगत आरक्षण से लेकर। क्योंकि कह भी रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा बिहार जाकर कि हमने अगड़ी जातियों के जो 80% के आसपास जिलाध्यक्ष थे उन्हें हटाकर दलित और पिछड़ी जातियों के जिलाध्यक्ष बनाए हैं। हमारी गलती थी कि हम अगड़ी जातियों की राजनीति करते रहे, कहने का उनका मतलब था ऐसा कुछ। तो सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी के धर्म की राजनीति के काट में जात की राजनीति लेकर आई है और बीजेपी बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती है। दलित इनके बड़े वोट बैंक हैं। आज मैं जो नाहरगढ़ थाने से लेकर छोटी चौपड़ तक का दृश्य देखा है, संघ और बीजेपी के नेताओं के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि तपती सड़क पर बैठ जाएं। वो दलित ही थे और दलितों का बड़ा हुजूम भी था। फायर ब्रांड दलित नेता ही थे जिन्होंने आज दिन भर हिंदुत्व के परचम को लहराया है, अमीन कागजी मुर्दाबाद और हिंदू हित की रक्षा करने के नारे के साथ। तो आप समझिए दलित कितना महत्वपूर्ण हो गए हैं आंदोलनों के लिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। वोट बैंक को लेकर इन पर नजर है, इसलिए नप गए हैं बेचारे ज्ञानदेव आहूजा, जो बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देते रहते हैं अपने हिंदुत्व की राजनीति को लेकर। आज मूंछें नीची हो गई है। पर ये सियासत है और मुझे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आप जाति और धर्म की सियासत पर इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो। देखिए, जाति एक सच्चाई है और धर्म की राजनीति इस समाज की सच्चाई बन चुका है। अगर आप इससे बचने का प्रयास करेंगे तो आप शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर को रेत में दबा ले रहे हैं और शुतुरमुर्ग बन जाने से आपके आसपास के हालात नहीं बदलने वाले हैं। आप अपना सिर रेत में दबाकर आंखें बंद कर सकते हो। उधर नॉर्मलाइजेशन को लेकर आज दिन भर लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रही, मगर लोगों से मैं कहूँगा कि पत्रकारों से लड़ाई की आस छोड़िए, खुद भी लड़ने के लिए निकलिए मैदान में। कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में जनता सड़कों पर निकली थी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, तब जाकर सरकारों को झुकना पड़ा था। मगर अगर मनोज मीणा जैसे नेता
कॉल देते हैं आपको कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर पहुंचिए और मुट्ठी भर लोग पहुंचते हैं, तो फिर ये लड़ाई सिर्फ पत्रकारों के जरिए नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई है, नॉर्मलाइजेशन डाका है मेहनतकश विद्यार्थियों के पसीने पर। और सरकार अगर इस भुलावे में है कि ये आंदोलन बहुत छोटा है, तो राजस्थान में छोटे छोटे आंदोलन मानसिक तौर पर बड़ा और मजबूत आंदोलन बन जाया करते हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आज 3rd ग्रेड टीचर भी काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने विरोध जताया इस बात को लेकर कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मना कर दिया है, उनके ट्रांसफ़र को लेकर लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं 3rd ग्रेड टीचरों के ऊपर ही ऐसा लगता है कि राजस्थान का सारा दारोमदार है कि अपने स्कूल से हटे और राजस्थान भर भरा के गिर गया। सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं मगर 3rd ग्रेड टीचरों का नहीं होता है। उन्होंने क्या पाप किया है ये आज तक समझ में नहीं आया। अगर सरकार डरती है कि बड़ी संख्या है, इनके तबादले से हालात चरमरा जाएंगे, तो ये डर क्या बैठा दिया गया है? क्या नेता डर रहे हैं कि जनता की सिफारिशें आएंगी? अगर ये डर रहे हो तो फिर नेता क्यों बने हो? इस तरह के हालात भी नहीं होने चाहिए कि अपनी ही पब्लिक से आप डरना शुरू कर दो। क्या पता जो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं वो दिल से पढ़ा भी नहीं रहे हों। तो शिक्षण व्यवस्था पर भी एक कलंक है कि दूर दराज के इलाकों में जयपुर में रहने वाला या फिर दूर दराज के इलाकों वाला जयपुर में रह रहा है। इस तरह की जो विषमता है उसे सरकार को दूर करना चाहिए और ख़ास करके पशु परीक्षा के मामले में भजन लाल शर्मा को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर राजस्थान में जो खेल हो रहा है उसे बंद करना चाहिए।